हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे नर्सिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग और एप्टीट्यूड। इन चारों जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो माइंड की कॉग्निटिव प्रोसेस है, इन चारों कॉग्निटिव प्रोसेस का नर्सिंग फील्ड में क्या यूज़ है या कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो आपको लास्ट क्लास में बताया था। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नर्सिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। ये जितने भी नर्सिंग इम्प्लीकेशंस हैं ये सारी क्या हैं? ये आपके माइंड की कॉग्निटिव प्रोसेस है। क्या है ये? आपकी माइंड की कॉग्निटिव प्रोसेस। इन कॉग्निटिव प्रोसेस में जो भी एक्टिविटी आपके माइंड में चलती है उसमें से आपके जो 4 टॉपिक थे उनके नर्सिंग इम्प्लीकेशंस के बारे में तो अपन प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। उसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेस में जो 3 टॉपिक रहते हैं वो कौन कौन से हैं? मेमोरी, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंसी। आज अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे मेमोरी, थिंकिंग और इंटेलिजेंसी नर्सिंग के फील्ड में यूज़ में ली जाती है या इनको नर्सिंग फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ मेमोरी। जब भी जो पर्सन मेमोरी का यूज़ लेता है, आपको एक क्लास में पूरा मेमोरी में डिस्क्राइब करा दिया है मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, लॉन्ग टर्म, और ये सारी इंटरमीडिएट मेमोरी, ये सारी कैसे यूज़ की जाती है, कैसे पर्सन एक्सेसिव टाइम के लिए चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, उसके अलावा किस थ्योरी के बेस पर मेमोरी डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें आपको मेमोरी की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। टुडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशंस, कैसे मेमोरी को नर्सिंग फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन मेमोरी में देखते हैं। लर्निंग नीड ए डिज़ायर, ए रिपीटेटिव मूड एंड इंटरेस्ट इन द लर्निंग टास्क बिफोर एनी सक्सेस कैन बी एंटिसिपेटेड। आप जब भी किसी चीज़ को लर्न करते हो अबाउट द स्किल, अबाउट द एकेडमिक प्रोसेस, किसी भी चीज़ को आप अगर लर्न करना चाहते हो उसके लिए अपने आपके मन में क्या होनी चाहिए? एक नीड है आपके डिज़ायर की। क्या? जिस चीज़ को आप लर्न करना चाहते हो उसको आपको इच्छा होनी चाहिए। ए रिपीटेटिव मूड एंड इंटरेस्ट इन द लर्निंग टास्क बिफोर एनी सक्सेस कैन बी एंटिसिपेटेड। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस गेन करना चाहते हो तो उस सक्सेस को गेन करवाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट। अगर किसी चीज़ को लर्न करने में आपको इंटरेस्ट है तो वो आपको बार बार उसका इंटरेस्ट रिवाइज करेगा और आपको क्या होगा? उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू देखिए। Things are better remembered when presented through more than one sense. Materials when seen and heard are better retained than the ones which are only seen or heard. आप किसी भी चीज़ को जो आपकी मेमोरी की अपन बात कर रहे हैं तो रिमेंबर मतलब जो वो कितना ज़्यादा याद रखा जा सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड करता है जब आप एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सेंसेस मीन्स आपको उसी चीज़ को आपने देखा भी हो, उसी चीज़ के बारे में आपने सुना भी हो, तो ऐसी चीज़ क्या रहती है? ऐसी चीज़ आपको अच्छे से याद रह सकती है, लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर्ड रह सकती है। बट अगर आपने या तो उसे देखा हो या ओनली सुना हो तो वो लेस टाइम तक आपको याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टडी नर्वस सिस्टम, विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम एंड आल्सो रीड लाउडली। दैट मीन्स कि अगर आप जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में आपने प्रॉपर वे से देखा है आपने और उसको आप लाउडली सुन भी रहे हो तो उससे क्या होगा? वो आपको बेटर रिमेंबर्ड होता है, बेटर क्या होता है? मेमोराइज्ड होता है। तो नर्सिंग इम्प्लीकेशंस में कैसे है मेमोरी यूज़फुल कि अगर जैसे आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी यूनिट के बारे में आपको अगर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रखना है तो उसमें क्या होगा? मोर देन 2 सेंसेस का आपको यूज़ लेना होता है। जैसे अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आपको याद करना है तो आप उसे सुनिए भी सही और उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में जानिए, उससे आप प्रैक्टिकली देखिए तो उससे क्या होगा? वो मोर टाइम तक लर्न हो सकती है। उससे क्या होगा? वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको मेमोराइज्ड रहेगी। तो एक तरीके से ये क्या हुआ? नर्सिंग फील्ड में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वन देखिए, डेवलप ए मेनी एसोसिएशन एज पॉसिबल बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंटेड एंड द ओनली वन ऑलरेडी लर्नड। मीन्स मेनी एसोसिएशंस, जैसे आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक याद यूज़ करते हैं, जो भी आप स्किल पावर यूज़ करते हैं, जिस भी चीज़ को आपको मेमोराइज करना है उसको आप किसी और चीज़ के साथ भी एसोसिएटेड कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, एक बच्चा जो लर्न करना चाहता है अबाउट द ए, अल्फ़ाबेट्स जब बच्चा याद करता है तो अल्फ़ाबेट्स को बच्चे को कैसे याद किया जाता है, ए फॉर एप्पल, दैट मीन्स ये क्या है, एसोसिएशन है। और ये एसोसिएशन किस लिए, क्योंकि बेटर मेमोराइजेशन, किसी भी पर्सन को बेटर मेमोराइजेशन के क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से एसोसिएटेड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे वो मटेरियल जो भी प्रेजेंटेड है उसमें क्या होगा, जो ऑलरेडी उसने लर्न किया हुआ है वो उससे एसोसिएटेड कर देगा, और वो जो मेमोराइज्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक और इजी वे में मेमोराइज्ड हो जाएगा। और इस चीज़ को आप नर्सिंग फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन देखिए, रिदम इन एन एड टू लर्निंग चिल्ड्रन लर्न नर्सरी रिदम ईजिली बिकॉज ऑफ द रिदम। दैट मीन्स कि जब भी पर्सन को कुछ लर्न करवाना है, मेमोराइज करवाना है, लर्निंग से क्या मतलब है यहाँ पर, लर्निंग मीन्स टू मेमोराइज। अब पर्सन को जब भी चीज़ों को मेमोराइज करवाना है तो अगर आप उसको एज ए चिल्ड्रन अगर रिदम मेथड से याद करते हैं, किसी भी चीज़ को किस मेथड से, रिदम मेथड से याद करवाते हैं, तो वो क्या है, वो एक आपको ईजी वे में कन्वीनियंट तरीके से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, और वो आपकी मेमोरी में मेमोराइज्ड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से रिहर्सल एंड प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका और आपको प्रेजेंट करने के तरीके के साथ साथ उसकी बार बार रिहर्सल भी क्या है, मेमोराइजेशन के लिए यूज़फुल है। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस की बात करें तो कोई भी प्रोसीजर हो या फिर कोई भी स्किल हो, एकेडमिक स्किल्स हो, आप अगर उसको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए मेमोराइज करवाना चाहते हैं तो वो उसको क्या होगा, उसको आपको एक तो जो प्रेजेंटेशन आप चीज़ों का कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर वे में करना है, प्लस आपको क्या है उस चीज़ की बार बार रिहर्सल करनी है, क्योंकि वो किस में यूज़फुल रहेंगे, आपके मेमोराइजिंग में आपको यूज़ रहेंगे। उसी तरीके से रेसिटेशंस गिव us a chance for self evaluation and build confidence in oneself। मीन्स आप जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप बार बार रिवाइज करोगे, वो क्या होगा, आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा, उसका क्या होगा, आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा, और जितना आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना सेल्फ इवेल्युएशन करता है अबाउट एनी टॉपिक, तो क्या होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, मेमोरी में ही नेक्स्ट पॉइंट, retention occurs better if an attempt is made it having a general look at the entire material even before intensive study is taken up. Going over the whole unit give the general picture before it is broken into units. रिटेंशन से मीन्स है कि अगर आपको किसी प्रीवियस टॉपिक को या प्रीवियस स्किल्स को अगर आपको उसकी क्वालिटी को आपके अंदर रिटेन रखना है, मीन्स मेमोराइज्ड रखना है, तो उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको एक इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब इंटायर मटेरियल को एक बार जनरल लुक देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी यूनिट को आप पढ़ना चाहते हैं, किसी टोटल यूनिट को आप अगर याद करना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, आप उसके बारे में जनरल पिक्चर्स की बात कीजिए, या फिर इसको क्या करेंगे, यूनिट्स के अंदर किसके बारे में, इसको यूनिट्स में आप उसे तोड़ दीजिए, तो वो क्या होगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किस चीज़ के लिए, मेमोराइज करने के लिए। और इस चीज़ को आप क्या करोगे, नर्सिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक किसी यूनिट को याद करने के लिए, या फिर अगर आप क्लिनिकल फील्ड की बात करो तो क्लिनिकल फील्ड में किसी भी प्रोसीजर से लेकर या किसी भी प्रैक्टिकल थिंग को आप लर्न करो, और बेटर तरीके से अगर लर्न करना चाहते हो तो उसे क्या है, पहले आप उसको रिवाइज करो या फिर उसकी जनरल पिक्चर्स को देखो। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मीनिंगफुल मटेरियल इज़ नॉट ओनली मोर इजीली लर्न देन नॉनसेंस मटेरियल बट इट इज़ आल्सो रिमेंबर्ड लॉन्गर एंड मोर फुल्ली।
ये कहना चाह रहा है कि जो भी मीनिंगफुल मटेरियल इज़ नॉट ओनली मोर इजीली लर्न। जो मीनिंगफुल मटेरियल होता है वह ये ना ओनली कोई आपको इजी वे से लर्न हो जाएगा देन नॉनसेंस मटेरियल, बट इट इज़ आल्सो रिमेंबर्ड लॉन्गर एंड मोर फुल्ली। जैसे मान लो आपको एक तो मीनिंगफुल मटेरियल दे दिया जाए याद करने के लिए, मीन्स उसका ओवरऑल कोई मटेरियल का कोई ना कोई मीन्स होता रहता है। लेकिन अगर आपको कहीं नॉनसेंस मटेरियल दे दिया जाए तो मीनिंगफुल मटेरियल ना ओनली आपको ईजी वे में याद हो जाएगा, मीन्स मीनिंगफुल मटेरियल आपको ईजी वे में याद तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ वो क्या रहेगा, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आपको मोर लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, गिव सम शॉर्ट रेस्ट पॉज बिटवीन स्टडी टाइम्स, इट वुड हेल्प टू कंसोलिडेट द लर्निंग मटेरियल, पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड प्रिफरेबली स्लीप हेल्प रिटेंशन। आप जब भी किसी चीज़ को शॉर्ट याद करते हो, लर्न करते हो, मेमोराइज्ड करते हो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उसमें आपको बीच बीच में उसको शॉर्ट रेस्ट देना है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को लर्न करते टाइम शॉर्ट रेस्ट दोगे या पॉज करोगे तो ये क्या होगा, आपकी लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग जो भी मटेरियल है उसको क्या है, रेस्ट के अकॉर्डिंग मोर ईजीली और मोर सक्सेसफुली क्या करेंगे, करवाएगा, लर्न करवाएगा। और जबकि अगर आपने जब किसी चीज़ को याद किया, मेमोराइज्ड किया और उसके बाद अगर आप नींद लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे मटेरियल का रिटेंशन आपके माइंड में हो जाता है। ठीक है, ओवर लर्निंग एड रिटेंशन। अगर आप इसी चीज़ को क्या करते हो, बार बार लर्न करते हो, जैसे आपने स्लीप पैटर्न तो आपके लिए हेल्पफुल है ही, उसके साथ साथ स्लीप पैटर्न के साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप ओवर लर्निंग कर रहे हो तो वो भी आपकी क्या है, रिटेंशन पावर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मेमोरी के बारे में लास्ट पॉइंट, वेरी ऑफ्टन फॉरगेटिंग कैन अकर्स because of interference. Teachers should normally avoid presenting ideas which might easily be confused in close success. आप जब भी कोई चीज़ मेमोराइज कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी टीचर कोई चीज़ या कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है, किसी और चीज़ का आइडिया, किसी और टॉपिक का आइडिया जब भी वो उसमें इन्वॉल्व करता है तो वो अदर टॉपिक के बारे में बीच में बात करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि वो इंटरफेरेंस कर देता है जो वो प्रेजेंट में जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके साथ। इससे क्या होता है, जो फॉरगेटिंग है, जो भूलने की प्रॉब्लम है, वो इजी वे में हो जाती है। इससे क्या होता है, जो प्रेजेंट टॉपिक है उसको आप भूल कर क्या करते हो, जो वो नया जो आपका जो इंटरफेरेंस वाला जो टॉपिक था वो पढ़ाने से वो क्या हो जाता है, वो इजीली कंफ्यूज हो जाता है और उसको मेमोराइज करने में सक्सेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हुआ नर्सिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, उसके अलावा अपन पढ़ेंगे थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। तो सेकंड अपन टॉपिक पढ़ते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग में क्या कहा गया है, थिंकिंग कैसे नर्सिंग फील्ड में इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है या कैसे यूज़फुल रहती है, इसके बारे में बात करें। नर्स शुड मीट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ एडिंग देम फॉर शिफ्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, शुड लुक फॉर द सेंट्रल प्रॉब्लम। जब भी नर्स एज ए स्टाफ नर्स आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो क्या होता है, आपके सामने डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब एज ए नर्स काम करते हैं तो पेशेंट आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो उसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सबसे पहले कौन ऑब्जर्व करेगा, नर्स ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आप फेस करें, उसको सेंट्रल प्रॉब्लम को आप फेस करें कि उसको एक्चुअलिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ना कि उसको शिफ्टिंग करें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट शिफ्टिंग में जो पर्सन आएगा उसको ये सॉल्व करेगा। आप उस पर्सन को एज ए सेंट्रल मान के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज़ प्रोसीड करनी पड़ती है, वो आपकी कॉग्निटिव माइंड की प्रोसेस, और वो क्या है, थिंकिंग प्रोसेस। द जॉब ऑफ ए नर्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ थिंकिंग। जो नर्स की जॉब होती है उसमें क्या चाहिए, आप नर्स को लॉट ऑफ थिंकिंग चाहिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो नर्स होती है वो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो जो भी प्रॉब्लम फेस करनी होगी
एट द स्पॉट किसको प्रेजेंट करनी होगी, उस नर्स को प्रेजेंट करनी होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए नर्स को चाहिए लॉट ऑफ थिंकिंग चाहिए। द नर्स यूजेज थिंकिंग टू अंडरस्टैंड रेशनल बिहाइंड ईच प्रोसीजर। लाइक एस, अगर कोई नर्स है और उसकी थिंकिंग प्रोसेस एकदम सही है तो उसको हर चीज़ के पीछे रेशनल ढूंढना चाहिए। लाइक एस, अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट पोजीशन दी तो क्यों दी गई, उसको सुपाइन में या सिटिंग पोजीशन दी गई तो क्यों दी गई, उसे अगर फ्लूइड ओवरलोड किया गया तो क्यों किया गया, या किसी भी प्रोसीजर के लिए उसे परफॉर्म किया गया तो क्यों। हर एक चीज़ के पीछे जो रेशनल होता है, जो रीज़न होता है, उसके बारे में नर्स को पता होना चाहिए। और वो तभी पता हो सकता है जब वो एक्यूरेट थिंकिंग का यूज़ करती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू थिंक करेक्टली ए नर्स शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और किसी भी नर्स को एकदम करेक्टली सोचने के लिए ये नेसेसरी होता है कि उसको क्या हो, एडिक्वेट नॉलेज हो और अच्छा खासा क्या हो, एक्सपीरियंस हो वर्क का। तब वो प्रोसीड कर सकती है किसके बारे में, अबाउट द एक्यूरेट थिंकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, लॉजिकल थिंकिंग हेल्प टू थिंक करेक्टली, शी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग साइंटिफिकली। जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग से मीन्स है एक तरीके से रीज़न, जो एक रीज़न के साथ जो सोचती है नर्स, वो लॉजिकल थिंकिंग हेल्प टू थिंक करेक्टली, उसको करेक्टली थिंक या करेक्टली सोचने के लिए मजबूर करती है। और इसमें क्या होता है, शी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग साइंटिफिकली। वो जिस भी चीज़ के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन निकालेगी, वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखते हैं, नर्स शुड बी एबल टू साइज अप द होल सिचुएशन। मीन्स जब भी वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेगी और उसमें साइंटिफिकली थिंकिंग अपनी निकालेगी, तो वो क्या करेगी, वो अपनी जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उस होल सिचुएशन के बारे में उसको साइज अप करेगी। मीन्स उस पूरी पर्टिकुलर सिचुएशन को सिस्टमेटिक वे से सोचेगी। ए नर्स शुड ट्राई टू थिंक ऑन डेफिनेट लाइन्स विद ए डेफिनेट पर्पज। और जो भी उसकी थिंकिंग होगी, जो सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ जो साइंटिफिकली थिंकिंग वो करती है, वो क्या करती है, वो एक डेफिनेटिव पर्पज के साथ उस थिंकिंग को प्रोसीड करती है एक डेफिनेटिव लाइन पर, ताकि जो पर्पज उसने डिफाइन किया है उसको वो गेन कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शी शुड फॉर्म द हैबिट ऑफ लुकिंग फॉर रिलेशनशिप एंड जनरलाइजिंग फ्रॉम फैक्ट्स। जब भी वो थिंकिंग को प्रोसीड करती है, साइंटिफिकली थिंकिंग को जब भी वो प्रोसीड करेगी, वो क्या करेगी, एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगी बिटवीन द हैबिट ऑफ लुकिंग फॉर रिलेशनशिप एंड जनरलाइजिंग फ्रॉम फैक्ट्स। जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी भी फैक्ट के बाद में बात करें कि जैसे कि अपन नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ इस दुनिया में कहीं ना कहीं भगवान है, तो ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं। क्या हैं, ये फैक्ट्स हैं जिनको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया गया है। तो जो भी जनरलाइजेशन के जो फैक्ट होते हैं उसके द्वारा उसमें जब वो थिंकिंग को प्रोसीड करती है तो उसमें क्या करता है, वो रिलेशनशिप सर्च करती है। नेक्स्ट वन, ए नर्स शुड आल्सो एडप्ट ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड पेशेंट प्रॉब्लम। ऐसा है कि जब पेशेंट एज ए नर्स आप काम करते हैं तो आप थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है, उस थिंकिंग की प्रोसेस में आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उसमें आप फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का यूज़ करें। किसके प्रति, पेशेंट के लिए। जितना फ्लेक्सिबल आप एटीट्यूड आप एज ए नर्स पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे उतना ही पेशेंट के लिए क्या होगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, इट इज़ एन एरर टू एज्यूम दैट ए पर्सन कैन नॉट थिंक व्हेन पैरालाइज्ड और सीरियसली इल। मोर इम्पोर्टेंट थिंकिंग की प्रोसेस में आप ये ध्यान रखिए कि नर्सिंग इम्प्लीकेशंस में कि जब भी आपको ये लगता है कि कोई पर्सन मेंटली इल है या पैरालाइज्ड है, तो इसमें क्या है, थिंकिंग एज्यूम नहीं कर सकता, या जो भी थिंकिंग ये एज्यूम करेगा उसमें एरर आने के चांसेस हैं। तो ये जो है ये एकदम गलत है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई अगर पर्सन इल है या पैरालाइज्ड है तो वो थिंकिंग को प्रोसीड नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मेमोरी और थिंकिंग का नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या होता है ये कंप्लीट होता है। और लास्ट वन अपन देखते हैं अबाउट द इंटेलिजेंसी।
इंटेलिजेंसी का नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन, नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट इज यूजफुल टू द नर्स इन अंडरस्टैंडिंग हर सेल्फ, हर कॉलेजियस एंड एज वेल एज हर पेशेंट्स। इंटेलिजेंसी के मीन्स है कि अगर एज ए नर्स आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल में, किसी वार्ड में, कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको अपनी इंटेलिजेंसी के बारे में और साथ में अपने साथ वालों की और अपने पेशेंट्स की इंटेलिजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जब सामने वाले की या पेशेंट की इंटेलेक्चुअल पावर की कैपेसिटी का आपको पता होता है तो आपको कौन सा प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना होता है, किस लेवल पर आपको जाकर उस प्रोसीजर को, उस सामने वाले पेशेंट को आपको उस प्रोसीजर को समझाना होगा, ये चीज़ आपको पता होगी अगर आपको सामने वाले की या पेशेंट की इंटेलिजेंसी का पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नर्सेज एक्सप्लेनेशन और गाइडेंस टू द पेशेंट वुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इंटेलेक्चुअल लेवल। मैंने आपको पहले ही कहा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो पेशेंट की इंटेलेक्चुअल लेवल होगी उसके अकॉर्डिंग ही नर्स क्या करती है, पेशेंट को गाइडेंस और एक्सप्लेनेशन देती है। भले वो हेल्थ एजुकेशन हो या प्रोसीजर की एक्सप्लेनेशन हो या ट्रीटमेंट का एक्सप्लेनेशन हो, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि पेशेंट की इंटेलेक्चुअल लेवल कितनी है, उस लेवल के अकॉर्डिंग नर्स क्या करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, एज ए स्टूडेंट एंड लेटर एज ए टीचर द नॉलेज ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन इज़ यूजफुल फॉर ए नर्सेज। आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, आपके लिए इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप अपनी एज ए टीचर या स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी के लेवल का पता है तो आप क्लास में किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासरूम लेवल। इंटेलिजेंसी का जो लेवल होगा स्टूडेंट्स का क्लास में, उसी लेवल पर आप क्या करोगे, टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट वन देखिए, नॉलेज रिगार्डिंग इंटेलिजेंस हेल्प द नर्स इन डायग्नोसिंग ए पेशेंट विथ मेंटल सबनॉर्मलिटी और विथ वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंसी। जो इंटेलिजेंसी की लेवल है वो जितनी अच्छी होती है, वो जितनी सुपीरियर होती है, तो वो नर्स के लिए हेल्पफुल रहती है कि वो है कि पेशेंट को आप डायग्नोस कर सको किसके बारे में, अबाउट द नॉर्मलिटी और सुपीरियर इंटेलिजेंसी, कि कहीं वो मेंटली इल तो नहीं है या मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है या इसकी इंटेलिजेंसी एकदम सुपीरियर है, इसकी भी आप नॉलेज दे सकते हो और प्लस आप एज ए नर्स डायग्नोस पेशेंट को कर सकते हो अबाउट दिस डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट, in disease related to neuropsychiatric disorder, epilepsy, psychiatric disorder and some of the endocrinal disorder, assessment of intelligence is of great assistance in their management। क्योंकि एज ए नर्स जब भी आप न्यूरोसाइकेट्रिक वार्ड में, एपिलेप्सी वाले में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर वाले पेशेंट के वार्ड में काम करते हैं तो आप इंटेलिजेंसी के बेस पर असेसमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट में, पेशेंट के ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नॉलेज अबाउट एबनॉर्मलिटी इन न्यूबॉर्न एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटेलिजेंस हेल्प द नर्स इन प्रोवाइडिंग सूटेबल केयर। अगर आपको एबनॉर्मलिटी की, न्यूबॉर्न में जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उसके बारे में नॉलेज है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटेलिजेंस, या उसके इंटेलिजेंसी में जो डेवलपमेंट होता है उसकी लेवल का अगर आपको नॉलेज है तो एज ए नर्स आप उसको सूटेबल केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर उसमें आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी असेस होती है तो। नेक्स्ट और लास्ट, एजिंग पेशेंट्स थॉट फिजिकली स्लो रिटेन देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जो भी पेशेंट है वो अगर फिजिकली ग्रोथ जो हो रही है वो उसकी स्लो है तो इसकी इंटेलिजेंसी की लेवल भी क्या होगी, स्लो होगी। एस्पेक्ट एंड एनकरेजमेंट विथ कॉम्बाइंड नर्सिंग केयर हैज़ टू बी इंश्योर्ड। तो उसको क्या करना है, एनकरेज करना होगा और साथ में उसको अच्छी नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करके उसके डेवलपमेंट को आप इंकरेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इंटेलिजेंसी, थिंकिंग और मेमोरी तीनों ही नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही यूज़फुल हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।